हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम मंच। क्या आप सीटेट, यूपीटेट, DSSS आदि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल ट्यून इन किया है। आज हम करने वाले हैं पेडागॉजी कैप्सूल, एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। आइए शुरू करते हैं। पेडागॉजी जो कैप्सूल सीरीज है उसमें हम CTP क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट 1। आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सीरीज। पेडागॉजी कैप्सूल पार्ट 1 का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। कोई भी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर, उसको किस तरह से एक अध्यापक, एक टीचर को देखना चाहिए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं किसी भी बच्चे की, उसे किस प्रकार से एक टीचर को देखना चाहिए। चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही बैठता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसकी परियोजना, उसको प्लानिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी बच्चे, यानी कि बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक टीचर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर अपनी पाठ योजना की प्लानिंग कर सकता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर होना चाहिए, या फिर अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर जोर होना चाहिए, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के साथ अलगाव। एक इंक्लूसिव क्लासरूम की यहाँ पे बात हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं, समावेशी कक्षा की या समावेशी स्कूल की जब भी बात होती है, तो प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान करना, ठीक है, सभी को शिक्षा ग्रहण कराना, ये एक स्कूल, ये एक टीचर, ये एक अध्यापक का दायित्व होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों को रीड करने के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। ये समावेशी शिक्षा की एक मुख्य रूप से विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, हम जो कर रहे हैं ये पेडागॉजी कैप्सूल की एक सीरीज है। पेडागॉजी कैप्सूल यानी कि पेडागॉजी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एवं शिक्षा मनोविज्ञान की जो पेडागॉजी है उसकी एक महत्वपूर्ण सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज, जिसका पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, DSSS हो, KVS हो, NVS आदि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो इस सीरीज के पार्ट 1 का ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की जब भी हम बात करते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की यहाँ पे बात हो रही है। क्रिएटिविटी यानी कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट यदि वो क्रिएटिव है, सृजनात्मकता उसके अंदर है, तो उसकी पहचान का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए यानी कि असतर्कता, नंबर 2 बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, या फिर अति सक्रियता।
तो जब भी कोई एक बच्चा सृजनात्मक होगा यानी कि उसके अंतर्गत क्रिएटिविटी पाई जाएगी, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण रहेगा या प्रमुख गुण कौन सा है, प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक क्रिएटिव बच्चे की जो थिंकिंग है, जो चिंतन है, वो डाइवर्जेंट रहेगा। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी चिंतन रहेगा। अपसारी चिंतन वो किसी भी एक प्रॉब्लम का डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकता है। और एक और बात, जब भी कोई बच्चा क्रिएटिव रहेगा यानी कि सृजनात्मकता का गुण उसके अंदर यदि विद्यमान है, तो वो इंटेलिजेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ जो उसका विचार है, उसका जो थॉट है एकदम ओरिजिनल रहेगा, मौलिक रहेगा, वो बच्चा चिंतनशील रहेगा। ठीक है, तो उसकी जो थिंकिंग, उसकी जो विचारशीलता है, उसका जो चिंतन है वो अपसारी रहेगा। वहीं हम यदि दूसरी बात करें तो चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। इन दोनों के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो क्रिएटिविटी का जो गुण है वो बच्चों में जो पाया जाता है या उस बच्चे का प्रमुख लक्षण कौन सा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे अपसारी चिंतन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम यानी कि लर्निंग की जो सबसे सर्वोच्चतम अवस्था है, कौन सी एक स्टेज है निम्नलिखित ऑप्शंस में से जिसमें बच्चा सर्वाधिक सीखता है, उसकी लर्निंग सर्वाधिक हो सकती है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। यदि बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई उत्तेजना नहीं है, कोई भय नहीं है, इस अवस्था में बच्चा अधिकतम सीख सकता है। या फिर उसकी जो उत्तेजना है वो बहुत उच्च है और उसका जो भय है वो भी बहुत उच्च है, इस अवस्था में बच्चा बहुत अधिक सीख सकता है। या फिर ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, निम्न उत्तेजना और उच्च भय, इस अवस्था में बच्चा ज़्यादा सीख सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन की हम बात करें, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि किसी बच्चे के अंतर्गत उसकी जो उत्तेजना है, उसके जो संवेग हैं, उसके जो इमोशंस हैं, यदि उसने बैलेंस कर रखे हैं या उसके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, संतुलित हैं, यदि उसकी उत्तेजना एकदम संतुलित है और उसे किसी तरह का भय नहीं है, ऐसी अवस्था में बच्चा फुली कॉन्फिडेंट रहेगा और उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, उसकी जो अधिगम प्रक्रिया है वो सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त रहेगी, यानी कि बच्चा इस अवस्था में अच्छी तरह से सीख पाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आई होप यहाँ से सारे के सारे आपको क्वेश्चंस और डाउट क्लियर हो रहे होंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे पेडागोजी कैप्सूल का। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीटेट और यूपीटेट, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारण उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी एक धारणा या कौन सी एक धारणा है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए? असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, या फिर योग्यता अटल है, या फिर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारण उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो हमारी योग्यता है वो बिल्कुल सुधार्य है। किसी भी तरह की योग्यता को हम सुधार सकते हैं, उसमें जो सुधार है वो बिल्कुल सुनिश्चित है। बाकी और सारे ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि यदि किसी बच्चे ने साइकिल सीख रखी है तो उसमें बिल्कुल सुधार सुनिश्चित है। वो कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि मुझे कंप्लीट रूप से साइकिल आती है। यदि उस पर साइकिल आती है तो वो बाइक सीख सकता है, आगे कार सीख सकता है। कुल मिला के उसकी जो योग्यता है जो उसने प्राप्त कर रखी है वो उसमें सुधार सुनिश्चित है और हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये पेडागोजी कैप्सूल से थोड़ा हट के क्वेश्चन आ गया है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है उसका सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की बात हो रही है, किसने सबसे पहले
संवेगात्मक बुद्धि शब्द को प्रस्तुत किया। तो फ्रेडरिक एवं क्रिक, हेनरी एवं पीटर, जॉन एवं क्रैनबॉक या फिर मेयर एवं सॉल्वे। तो निम्नलिखित ऑप्शंस में से यदि हम बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वो किया था ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि जॉन मेयर एवं सॉल्वे। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लेकिन इंक्लूडेड और भी चीज़ हम बताना चाहेंगे। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंट की यदि हम बात करते हैं तो इस टर्म को सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत तो कर दिया जॉन मेयर एवं पीटर सॉल्वे ने, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता की यदि हम बात करें तो वो सन आता है 1995, यानी कि 1995। 1995 के बाद संवेगात्मक बुद्धि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसका एक कारण है क्योंकि एक नाम आता है डैनियल गोलमैन, नोट कर लीजिए। डैनियल गोलमैन नामक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनकी एक पुस्तक आई संवेगात्मक बुद्धि, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक आई। इसके बाद से जो संवेगात्मक बुद्धि है उसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। यदि पॉपुलैरिटी के मामले में यदि हम बात करें कि संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता किसने दिलाई, तो वो आता है डैनियल गोलमैन। इनकी एक पुस्तक आई 1995 में, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद से संवेगात्मक बुद्धि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया तो जॉन मेयर एवं पीटर सॉल्वे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 7वां क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलवर्ग। फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें नैतिक विकास के जो चरण हैं, इन्होंने 3 चरणों की बात की है। किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति में जो नैतिक विकास है वो 3 चरणों में सुनिश्चित होता है। प्रत्येक चरण में 2 स्टेज, 2 अवस्थाएं होती हैं। कुल मिला के इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार कितने चरण इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में दिए हैं। तो जब भी हम चरण की बात करते हैं तो 3 चरण ये बताते हैं। प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाएं हैं, तो कुल मिला के 6 अवस्थाएं। अवस्थाओं की यदि हम बात करें लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के तो 6 अवस्था बताते हैं। चरण की बात करें तो 3। तो ये रही एक बात। तो 3 अवस्थाओं की यहाँ पे बात हो गई। अब क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं। तो ये किस चरण के अंतर्गत आता है? अमूर्त, संज्ञानात्मक, पूर्व प्रथागत या फिर उत्तर प्रथागत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ये 3 चरण देते हैं। यानी कि पहला परंपरागत, शब्द डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं क्योंकि पेडागोजी या सीडीपी की जब भी हम बात करें तो शब्दों का ही खेल है। परंपरागत, इससे पहले की यदि हम बात करें तो ये नैतिक विकास के जो चरण बताते हैं पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तीसरा जो चरण है वो उत्तर परंपरागत। तो हम बात कर लेते हैं पूर्व परंपरागत की यदि हम बात करें तो इसमें बच्चा उस अवस्था में होता है जिसे नैतिक विकास उसमें डेवलप नहीं हो रहा होता। जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सिर्फ अपने अनुसार जिस भी चीज़ को करता है, जिस भी कार्य को करता है, जिस भी आचरण को करता है उसी को वो अपना नैतिकता मानता है। इसके साथ साथ परंपरागत नैतिकता की यदि हम बात करें तो वो सोसाइटी, समाज के एथिक्स, समाज के रूल्स सभी आदि को परंपरागत तरीके से फॉलो करता है, उसी को
समाज के प्रत्येक रूल को वो फॉलो करता है, तो वहाँ से उसकी नैतिकता सुनिश्चित होती है। यदि उत्तर परंपरागत नैतिकता की यदि हम बात करें तो वो सामाजिक जो रूढ़िवादिता है, परंपरा है, जो नैतिकता है, उससे परे हट के भी कुछ अपने विवेक के आधार पर, अपने विचारशीलता के आधार पर अपने कुछ नैतिकता धारण करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम चलें, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, तो ये रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्रथागत यानी कि परंपरागत नैतिकता, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार दूसरा चरण रहेगा। ठीक, तो 7th क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यानी कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, गुड मेंटल हेल्थ की जब भी हम बात करें तो उसका एक निम्नलिखित में से कोई एक सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है। फ्रेंड्स, जिस भी किसी क्वेश्चन में नो आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, उसको अच्छी तरह से आपको देखना है, उसे स्किप नहीं करना, क्योंकि यदि आप नहीं देख पाते हैं तो आपका क्वेश्चन स्किप हो जाता है, आप गलत ऑप्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। किसी व्यक्ति, किसी बच्चे का जो गुड मेंटल हेल्थ है उसका एक लक्षण नहीं है। समायोजन योग्यता, समायोजन की यदि उसमें योग्यता है तो वो उसके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। या फिर संवेगात्मक परिपक्वता, या फिर आत्मविश्वास, या फिर असहनशीलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण जो नहीं है वो 4th ऑप्शन है, यानी कि असहनशीलता। यदि बाकी सभी की हम बात करें, यदि कोई बच्चा समायोजन कर पाता है, यानी कि उसके अंदर समायोजन करने की योग्यता है, तो वो एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। संवेगात्मक परिपक्वता भी अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंट भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा एक लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि 4th बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न की यदि हम बात करें, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। यानी कि बहुभाषिता, मल्टी लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में जब भी हम बात करते हैं एक क्लासरूम है तो उसमें अलग अलग भाषी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। प्रत्येक स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कई भाषा विशेष के बच्चे आते हैं, चाहे हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, मराठी, तमिल, तेलुगु। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में, या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा है, या फिर एक गुण और साधन है। किसी भी अध्यापक, किसी भी टीचर को यदि उसके स्कूल, उसकी क्लास में बहुभाषिता के बच्चे हैं, यदि मल्टी लैंग्वेज पाया जाता है, जो बच्चे हैं अलग अलग भाषा बोलते हैं, यूज करते हैं, तो एक टीचर को या एक स्किल को चाहिए कि वो उसको एक गुण और एक साधन, एक एसेट के रूप में उसे स्वीकार करें, इस तरह से अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ये उसके लिए एक साधन और एक गुण के रूप में रहेगा। ये रुकावट, समस्या और व्यवस्थागत मुद्दा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुभाषिता को एक टीचर ले कि उसे एक गुण और एक साधन के रूप में लेके आगे चलें, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मल्टी लैंग्वेज में बहुभाषिता की बात आए तो लैंग्वेज जो बहुभाषिता है वो एक साधन, एक एसेट और एक गुण के रूप में प्रस्तुत होगी। अध्यापक को एक रुकावट, एक समस्या और एक व्यवस्थागत मुद्दा आदि नहीं मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस सीरीज का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। दोस्तों हम कर रहे हैं पेडागोजी कैप्सूल पार्ट 1। पेडागोजी कैप्सूल पार्ट 1 में हम ऐसे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम, सीटेट, यूपीटेट, DSSB, NVS, KVS सभी में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल अधिगम मंच को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ 10th क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश, बच्चों के समाजीकरण यानी कि
सोशलाइजेशन प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं, जब किसी भी एक बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ से वो इस दुनिया में आता है यानी कि पृथ्वी पर आता है, उसके बाद से बच्चे का समाजीकरण यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी बच्चा किसी समाज में कदम रखता है, वहाँ से उसमें सामाजिक गुण विद्यमान होने लगते हैं, यानी कि उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। तो विद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है, एक स्कूल, किसी बच्चे का स्कूल उसके समाजीकरण प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में किस तरह से भूमिका अदा करता है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की बहुत कम भूमिका है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है बहुत कम भूमिका है, या फिर प्राथमिक कारक है। जो स्कूल है किसी बच्चे के समाजीकरण में उसका एक प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, या कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से आप ऑप्शन देखिए और आपसे खुद से बताने की कोशिश करिए। तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बच्चा आता है अपने फैमिली में आता है, फैमिली में उसके माता पिता और उसके एल्डर्स आते हैं, तो वहाँ से वो उसका जो समाजीकरण का गुण है वो पनपने लगता है, उसमें सामाजिक विशेषताएं जो गुण है वो विद्यमान होने लगते हैं। कुल मिला के प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन की यदि हम बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी स्कूल की जब भी हम बात करते हैं तो वो द्वितीय कारक के रूप में प्रस्तुत होता है। सबसे पहले प्राथमिक कारक की यदि हम बात करें तो उसकी फैमिली में उसके माँ बाप, बड़े भाई बहन, क्योंकि उन्हीं से वो सामाजिक गुण सीखता है। तो विद्यालय हो गया या और बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो बच्चे के समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। स्कूल की जब भी हम बात करें तो बच्चों के प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में द्वितीय कारक के रूप में काम करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है। तो ये जो हम सीरीज कर रहे हैं, CDP क्वेश्चन सीरीज या पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे इस चैनल को विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये पेडागोजी कैप्सूल पार्ट 1 के हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। धीरे धीरे इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको यहाँ से हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल अधिगम मंच को आप सब्सक्राइब करें। आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तो यहाँ पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं। यदि ये सेशन आपको सही लगता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए और हमारे इस सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।